Welcome back, guys. Welcome back to my channel Biology Basics. In today's video, we are going to talk about a new chapter that is the microbes in human welfare. Right? So चलिए शुरू करते हैं. इस चैप्टर को हम तकरीबन 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे और हर वो एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो आपके नीट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में, बहुत इजी वे में, ट्रिक्स के साथ हम इस चैप्टर को करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है, मतलब कि ये माइक्रोब का रोल क्या है. माइक्रोब का रोल क्या है हम ह्यूमंस के लिए माइक्रोब्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं इस चैप्टर में. राइट? तो आप अगर जब एनसीईआरटी ओपन करेंगे और उसमें सबसे जो फ्रंट पे है, आपको ये कुछ डायग्राम्स देखने को मिलेगा. क्योंकि ये इसलिए मैं इस डायग्राम को मैंने इसमें इंक्लूड किया है जस्ट बिकॉज कि ये आपसे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि जस्ट टू लेबल. तो ये आपके सामने जो आपको जो ये दिख रहा है, ये आपका क्या रड शेप बैक्टीरिया है, जिसको हम बैसिलस के नाम से भी जानते हैं. और ये जो बी जो है, जो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया जिसको हम कोकाई या कोकस कहते हैं. राइट? और ये जो सी जो डायग्राम है, जिसमें आपको रड शेप्ड बैक्टीरिया दैट इज द बैसिलस हैविंग द फ्लैजिला, सो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया का यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है. राइट? जो सेकंड डायग्राम जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, वो ए, अगर इस बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें ये आपको एक बैक्टीरियोफाज का इमेज है, जिसमें ये जो चीज है वो आपका हेड है, ये कॉलर, ये टेल, और ये आपका ये आपके क्या है, टेल्स है. राइट? तो इसमें ये जो है, ये आपके प्रॉन्ग्स हैं, ये आपके पिंस हैं, ये सारी चीज इसमें, ये आपका ये इमेज आपको दिए. आपने जब क्लास 11th का जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है बायोलॉजी वाले, उसमें आपने ये इससे रिलेटेड इमेज देखा भी होगा और आपको इमेज वहां पे दिया गया है. तो ये इमेज इंपॉर्टेंट है. इसमें लेबलिंग भी आ सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज इज व्हाट बिलोंग्स टू विच इज द बैक्टीरियोफाज इमेज. तो आपको पता होना चाहिए एक बैक्टीरियोफाज का इमेज है, जिसमें एक हेड होता है, कॉलर होता है, टेल होता है, और प्रॉन्ग्स भी होते हैं, पिंस भी होते हैं, प्लेट भी होते हैं. राइट? तो ये आपका ये जो सेक्शन है, ये आपका प्लेट है, ये आपका क्या है, टेल यहाँ से, और ये आपका प्रॉन्ग्स है. इसी के थ्रू ये आपका ये किसी भी बैक्टीरिया पे जाकर के वो अटैच करता है. फाइन. जो सेकंड इमेज है, दिस इज द एडिनो वायरस की बात करें तो ये एडिनो वायरस जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन कॉज करता है. एक और चीज जो बैक्टीरियोफाज है, जो जिसमें आपका डीएनए आरएनए दोनों चीज हो सकता है किसी बैक्टीरियोफाज में. बैक्टीरियोफाज सिंपली कहने का मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया जो कि आपके वो वायरस जो कि आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये आपका एक बैक्टीरिया है और ये आपका क्या है, बैक्टीरियोफाज है. तो वो इसको कह रहे हैं बैक्टीरियोफाज जो कि आपके किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है. तो एक ब्रॉड टर्म है. किसी बैक्टीरियोफाज में आपका डीएनए हो सकता है, किसी बैक्टीरियोफाज में आपका आरएनए हो सकता है. तो हमारे पास एग्जांपल है M13 फाज का, लैम्डा फाज का, ये कि आपके बैक्टीरियोफाज की कैटेगरी में आते हैं. अब जो ये सी में जो आपकी इमेज दिया गया है, ये कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरस है, जिसको जो कि बेसिकली ये टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ये पूछा गया है आपके नीट के एग्जाम में. ओके. ये नेक्स्ट इमेज है, जिसमें आपको ये कुछ कल्चर प्लेट्स दिए गए हैं. आपको पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट डिपिक्टिंग व्हाट काइंड ऑफ अ कल्चर. राइट? तो इस केस में ये जो केस है, ये आपका बैक्टीरियल कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर एज दिस इमेज रिप्रेजेंट दी व्हाट, फंगल कल्चर को. राइट? फंगल के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज. दैट्स वेरी ट्रू. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप नॉर्मल आइज से आप नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए व्हाट यू नीड व्हाट, सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक द माइक्रोस्कोप. तो उनको देखने के लिए आपको क्या कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई माइक्रोस्कोप चाहिए. बट अगर आप इस कल्चर प्लेट में देख रहे हो, आप इस कल्चर प्लेट की जो इमेज आपके सामने है, इसमें यू आर एबल टू व्हाट सी देम, आई मीन यू आर एबल टू सी देम. तो आप क्या देख रहे हो, दिस इज व्हाट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मीन्स ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कॉलोनी के फॉर्म में. तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, तभी ये नेकेड आई से आप इसको देख सकते हैं. राइट? अदरवाइज आपको फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यू नीड व्हाट, सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट. फाइन. और एक और चीज, मतलब लाइक आप स्टेनिंग वगैरह भी करके देख सकते हैं. लाइक स्पेसिफिक अगर बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्पेसिफिक कलर देता है, तो उस हिसाब से भी आप स्टेनिंग करके आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. ओके. तो फर्स्ट, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, ये जो फर्स्ट टॉपिक है, जो कि अब आपका जो मेन टॉपिक जो है यही से शुरू होता है, जिसमें आपके क्या माइक्रोब्स का रोल जो है हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले जो एग्जाम्पल जो कि आपको पता होना चाहिए और आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, दैट इज द कर्ड फॉर्मेशन. कर्ड फॉर्मेशन मतलब सिंपली क्या, आपके पास आपने एक पॉट लिया, उस पॉट में आपने क्या किया,
मिल्क, आपने गर्म मिल्क को डाला, उसको थोड़ा देर ठंडा होने दिया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, 1 और 2 स्पून डिपेंड अपॉन दी व्हाट आपने कितना मिल्क लिया है, आप उसमें कर्ड को ऐड कर देते हो। उस कर्ड, एडिशन ऑफ दैट कर्ड, 1 और 2 स्पून ऑफ द कर्ड इज नोन एज व्हाट, इनोकुलम, राइट। दिस इज हम स्टार्टर कह सकते हैं, स्टार्टर ये कह सकते हैं। तो ये इसमें इनोकुलम आपने ऐड करने के बाद इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर दिया, उसके बाद फिर अनडिस्टर्ब आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया, उसके बाद फिर आप मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में आप ये देख सकते हो। तो ये जो चीज है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। अगर आप ये बोलो कि समर में जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन, मतलब इनके ग्रोथ के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ये होता है, तो ये इनके लिए ग्रोथ के लिए अच्छा टेम्परेचर है। बट आप अगर वही विंटर की बात करोगे तो विंटर में इतना टेम्परेचर नहीं होता। विंटर में दिस इज व्हाट, समवेयर 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस इज नॉट गुड फॉर द बैक्टीरिया। तो उस केस में जो कर्ड फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा स्लो होता है। बट अगर आप समर में बात करो तो समर में 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी आपका कर्ड प्रॉपर फॉर्म हो जाता है, राइट। तो बेसिकली कर्ड और मिल्क में डिफरेंस क्या है कि अगर आपका मिल्क जो है जिसके अंदर कुछ प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन स्पेसिफिकली, ये केसिन प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। क्यों डीनेचर हो जाता है? बिकॉज उसमें आपने क्या कर दिया है, जो इनोकुलम में जो आप जो ऐड कर रहे हो, जो कर्ड ऐड कर रहे हो, उस कर्ड में क्या एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन, वो डीनेचर्ड या फिर पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं, और इस वजह से फिर जो है आपका कर्ड फॉर्म होता है, राइट। इस वजह से आपका कर्ड फॉर्म होता है, ओके। इसके अलावा जो आपके जो लैब है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फिर या लैक्टोबैसिलस जो है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहैंसमेंट में। न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहैंसमेंट में कैसे? जैसे अगर आप बात करें कि जैसे मिल्क में केसिन प्रोटीन है और आपने लैब यूज किया तो उसने आपका कर्ड बना दिया, बट अलॉन्ग विद दैट ये विटामिन B12 कंटेंट ऑफ द कर्ड इज व्हाट, इज आल्सो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अब ये जो है बैक्टीरिया है, ये कंटेंट, ये विटामिन B12 के कंटेंट को भी इनहांस कर रहे हैं आपके कर्ड में। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर कॉमन विटामिन B12 का दूसरा नेम क्या है, तो आपके क्या है, साइनोकोबालामाइन, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो आपका आंसर है एनीमिया। या फिर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B12 में की कमी से क्या हो सकता है, तो आपके बोन वीक हो सकते हैं, बिकॉज विटामिन B12 इज व्हाट समहाउ, ऑल्दो आई मीन, ये आपके कैल्शियम लेवल में को भी इनहेंस करता है। इसको कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। इसके साथ साथ ये जो आपके लैब है या लैक्टोबैसिलस है, ये आपके स्टमक में भी प्रेजेंट होते हैं, और इसमें स्टमक में प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि ये जो अदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, हार्मफुल जो माइक्रोब्स जो कि आपके स्टमक में आते हैं, उनके ग्रोथ को भी ये किल कर देता है, उनके ग्रोथ को होने नहीं देता। तो एक तरह से आपके स्टमक में है, तो आपके जो अदर माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करना चाह रहे हैं, उसको आपको इनहिबिट करता है। क्या होगा, न्यूट्रिशनल इन वैल्यू एनहांसमेंट करता है बाई व्हाट, विटामिन B12 एनरिचमेंट। देन उसके बाद फिर क्या है, ये आपके कर्ड्स, कर्ड फॉर्मेशन करता है मिल्क से। तो ये आपके जो सबसे पहला जो एग्जांपल है आपका माइक्रोब्स इन दी हाउस होल्ड में, ये हमने देख लिया। अगला एग्जाम्पल की अगर बात करें तो डो मेकिंग। डो सिंपली क्या है, आपने जो आटा गूंदना, राइट, जिसमें आप आपने आटा लिया, उसमें पानी मिलाया, तो ये आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। उसका फिर आप उसमें से रोटी बनाओ, और या फिर बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। तो सिंपली इस चीज में आप क्या एक एडिशनल एक चीज ऐड कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं एनारोबिक यीस्ट। उस एनारोबिक यीस्ट का नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी इस डॉ को कुछ और फूला हुआ बना देगा, और फूला हुआ बना देगा। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पफ्ड अपीयरेंस या पफ्ड डो कहते हैं, राइट। पफ्ड डो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज कि इस डो में से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका डो है, और आपका जब आपने इस डो में सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ऐड कर दिया, तो आपने वो कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो आटा आपका फूल गया है जस्ट बिकॉज की हम पफ्ड अप अपीयरेंस कह रहे हैं। और क्यों फूला है, जस्ट बिकॉज की उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। तो आप ऐसे डो को आप डोसा बनाने के लिए यूज कर सकते हो, इडली बनाने के लिए यूज कर सकते हो, और ब्रेड में भी यूज कर सकते हो। जैसे आपके सामने ये एक इमेज है, जिसमें आपको इडली, आपको देख रहे हो कि इसमें छोटे छोटे से होल्स है, वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुआ है, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, पफ्ड अप अपीयरेंस। ये ब्रेड में आप देख सकते हो ये होल है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, CO2 इज बीइंग लिबरेटेड। तो ये जो यीस्ट जो आप यूज कर रहे हो, इसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, और इसको हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। तो अगर आप बेकरी में सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को यूज कर रहे हैं तो इसको हम बेकर्स यीस्ट कहते हैं। अगर आप इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो इसको हम डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, रिवर्स यीस्ट कहते हैं। वो हम अभी आगे देखने वाले हैं, राइट। तो आपको याद होना चाहिए कि आप
ये जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को अगर आप बेकरी में यूज कर रहे हो तो बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, या फिर सैकेरोमाइसिस जो इसका साइंटिफिक नेम है आप उस नाम से भी जानते हैं। ओके, दूसरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपका क्या है, माइक्रोब्स का रोल इन दी व्हाट, टॉडी। टॉडी इज सिंपली व्हाट, सैप फ्रॉम द पाम ट्री। आपके सामने पाम ट्री है और ये पर्सन जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस तरह का ये पॉट है, ये यहाँ पे पाम ट्री, जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक पाम ट्री है, ये पाम ट्री। तो इन्होंने क्या करते हैं, यहाँ पे से थोड़ा सा ये कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद ये जो पॉट है, ये पॉट यहाँ पे इस तरह से इन्होंने हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद कुछ टाइम बाद इसके जो सैप है, इस ट्री से जो सैप निकल रहा है वो इसमें कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद कुछ टाइम पर फिर वो अपने फर्मेंटेशन पे जाता है, और फर्मेंटेशन होने के बाद फिर वो बेसिकली आपका क्या बन जाता है, वो आपका टॉडी बन जाता है। टॉडी बहुत फेमस साउथ इंडियन में आपका ड्रिंक में माना जाता है, जो कि आपको एज आप ऑल्टरनेटिव ऑफ अल्कोहल आप भी कह सकते हैं। ओके, माइक्रोब्स का यूज हम इसके अलावा सोयाबीन फर्मेंट में, बैम्बू शूट्स के फर्मेंटेशन में, फिश के फर्मेंटेशन में भी यूज करते हैं। फाइन। अब अगला जो है, माइक्रोब का रोल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहले एग्जांपल है अल्कोहल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अल्कोहल एक फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने रेस्पिरेशन चैप्टर जो क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन एक तरह से, एन एरोबिक रेस्पिरेशन मीन बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो ये एनारोबिक है। और एनारोबिक भी दो तरह का है, जिसमें आपका एक फर्मेंटेशन, आप सिंपली फर्मेंटेशन है, दूसरा आपका जिसमें एक फर्मेंटेशन में आपका एसिड सॉरी अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, एक फर्मेंटेशन में आपका अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे फर्मेंटेशन में आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो ये फर्मेंटेशन आपके दो तरह के हो गए, फाइन। तो यहाँ पे जो हमें जो बात करना है वो अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल से रिलेटेड बात करना है। तो सबसे पहले एग्जांपल जो अगेन ईस्ट का आ गया, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, जो कि हम ब्रीवर्स ईस्ट के बारे में, ब्रीवर्स ईस्ट से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को अगर आप बेकरी में यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग दिस इन अ बेकरी, तो आपको क्या बेकर्स यीस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप यही आपको अगर इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो हम इस यीस्ट से फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। अब आपके सामने कितने तरह के अल्कोहल हैं, बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका। अब इनको प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें आपने कोई भी लेट्स से ग्रेप्स ले लिया, तो ग्रेप्स पे फिर ये यीस्ट वर्क करेंगे और फिर इस जो प्रोडक्ट बनेगा उसको इस हिसाब से नाम है। तो आपने ग्रेप्स लिया है, आपने वीट लिया है, उस हिसाब से आपका अल्कोहल का टेस्ट और अलग अलग अल्कोहल को नाम दिया गया है। जैसे अगर आपका बियर की तरह बात करें, बियर जो एक अल्कोहल है, उसमें जो आप सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो क्या है, बार्ली है, बार्ली है, राइट। और उसमें अल्कोहल का कंटेंट कितना होता है, 3 से 6% होता है। अगर आप वाइन की बात करें, जो जिसमें आप ग्रेप्स यूज करते हैं, ग्रेप्स भी आपके दो तरह के हैं, एक आपका रेड ग्रेप्स है और दूसरा ग्रीन ग्रेप्स है। तो रेड ग्रेप्स यूज करेंगे तो आपका रेड वाइन बनेगा, ग्रीन ग्रेप्स यूज करेंगे तो नॉर्मल व्हाइट वाइन आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें अल्कोहल का कंटेंट कितना है, 9 से 12% के आसपास है। ओके, विस्की आप यूज करते हैं तो विस्की जो आपका अल्कोहल बनता है वो किससे बनता है, माल्टेड सीरियल से बनता है, और इसमें अल्कोहल का कंटेंट 50% है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सेम टॉपिक को आप लिंक कर रहे हैं रेस्पिरेशन चैप्टर से, कैसे। रेस्पिरेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि यीस्ट जो है जब आप उसको कल्चर करते हो, जब ग्रो करता है, तो वो 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं बनाता है। 13% से ज्यादा अल्कोहल अगर बनाएगा तो इट लीड टू दी अल्कोहल टॉक्सिसिटी, और फिर वो डेथ ऑफ दी यीस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, राइट। तो आपने ये चीज देखा कि बियर में 3 to 6% अल्कोहल है, वाइन में 9 to 12% अल्कोहल है। तो अगर इससे ज्यादा कंटेंट आपको परसेंटेज ऑफ द अल्कोहल इंक्रीज करना है किसी भी आपको ड्रिंक में, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं, राइट। तो आप अगर डिस्टिलेशन यूज करेंगे तो आप उस वजह से आप अल्कोहल कंटेंट इंक्रीज करवा पा सकते हैं, राइट। तो ये चीज हो गया। तो विस्की विस्की की बात करें जिसमें आप माल्टेड सीरियल्स यूज करते हैं, उसमें अल्कोहल कंटेंट 50% है। ब्रांडी जिसमें आप फ्रूट जूस यूज करते हैं और उसमें अल्कोहल कंटेंट 60 to 70% है। रम में आप मोलासेस ऑफ शुगर कोन यूज करते हैं। अच्छा, मोलासेस ऑफ शुगर केन कहने का मतलब है, जब आपने देखा होगा अगर आप कभी मतलब गन्ने को जब कन्वर्ट किया जाता, जब पेरा जाता है या फिर जो पीसा जाता है, उससे जो जूस निकलता है तो उससे तो आप सिंपली आप शुगर बनाते हो। बट जब उसको आप जब मशीन में डालते हो, जब उसका जूस निकल रहा होता है,
तो उस प्रोसेस के दौरान कुछ ब्लैक कलर का कंटेंट फॉर्म होता है, राइट। उस ब्लैक कलर के कंटेंट को हम क्या कहते हैं, मोलासेस। तो आप उस ब्लैक कलर कंटेंट ऑफ द शुगर कैन से आप क्या बना रहे हो, रम बना रहे हो, और इसमें अल्कोहल का कंटेंट 40% होता है। अगेन आपने यहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज किया है, तो आप 12% से जब भी अगर आपके अल्कोहल में अगर कंटेंट आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज किया है। वोडका की बात करें तो वोडका में आप पोटैटो यूज करते हैं और फिर उसमें अल्कोहल कंटेंट इज 60 to 80%। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब ये अगेन आपका एग्जाम्पल है माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड, जो कि आपका चीज फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। चीज फॉर्मेशन में तो हमारे पास दो तरह की चीज है, स्विस चीज और दी रॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज जो है वो बहुत जाने जाते हैं अपने लार्ज होल्स। स्विस चीज में आपके जो लार्ज होल्स दिख रहे हैं, अगेन वो क्यों है, जस्ट बिकॉज द CO2 इज बीइंग रिलीज। लार्ज होल जस्ट बिकॉज की CO2 इज बीइंग रिलीज। तो स्विस चीज में लार्ज होल होते हैं और रॉकफोर्ड चीज में आपके इतने ज्यादा बड़े होल नहीं होते हैं कंपेयर टू स्विस चीज। अगर हम नॉर्मल चीज की बात करें तो दो तरह की चीज होते हैं, अनराइप्ड एंड द राइप्ड चीज। अनराइप्ड में सिंपली क्या होता है, आपने मिल्क लिया है, इस मिल्क में कुछ एसिड आप ऐड कर रहे हो, तो वो आपका कुछ फिर वो फर्दर प्रोसेस में चीज बना देता है। बट राइप्ड में क्या हो रहा है कि आपने मिल्क लिया है, उस मिल्क में आपने एसिड यूज किया है, फिर फर्दर कुछ अलग अलग एंजाइम यूज कर रहे हैं आपने, तब वो जाकर के आपका चीज बनता है, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो राइप्ड चीज का जो एग्जांपल है वो रॉकफोर्ड चीज है, और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वो है आपका एक फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। वेरएज अगर आप स्विस चीज बनाना चाह रहे हैं तो उससे वो स्विस चीज जो है उसमें आप बैक्टीरिया का यूज होगा जिसका नाम है प्रोपायोनी बैक्टीरियम शरमानी। और आपको एक और बात ध्यान देना है कि स्विस चीज इज हार्ड फिल कंपेयर दिस विद दी रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज आपका एक सेमी हार्ड एक चीज में कैटेगरी में माना जाता है, और रॉकफोर्ड चीज जो है वो आपका हाफ राइपेंड चीज में माना जाता है। तो स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज, रॉकफोर्ड जो है वो आपका राइपेंड है, R फॉर रॉकफोर्ड, R फॉर राइपेंड, और स्विस जो है वो आपका हार्ड है। वेज स्विस चीज में आपका क्या है, बैक्टीरिया यूज है, कौन सा, प्रोपायोनी बैक्टीरियम शरमानी PS, ओके BPS। देन रॉकफोर्ड चीज में आपका क्या है, फंगस यूज है, कौन सा फंगस, पेनिसिलियम रॉकफोर्ड, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। ये एक सिंपल सा मैंने ये ऐड कर दिया है जस्ट टू रिवाइज व्हाट आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में जो पढ़ा होगा, क्योंकि ये इससे बिल्कुल रिलेटेड है। जैसे आपके एक एग्जाम में एक बार नीट में पूछा गया हुआ था कि आपने एक शुगर लिया है और शुगर को आपने वाटर के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ईस्ट, और आपको मिला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो उन्होंने क्या किया था, इस ये जो इन्वर्टेज जो है इसको हाइड कर दिया था, तो यहाँ पे इन्होंने A कर दिया था, और ये शुगर क्या लिया है उसको उन्होंने हाइड कर दिया, तो उसको B कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शुगर है कौन सा शुगर है, मतलब अगर आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल रहा है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किससे मिलता है, सुक्रोज से मिलता है। और आप जब सुक्रोज को एज अ शुगर यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको इन्वर्टेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। तो ये प्लीज इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप को पता होना चाहिए, मतलब कि आपने सुक्रोज यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट along with that some enzyme that is what invertase, and then you will get this glucose and fructose। अब यही ग्लूकोज को, इसी ग्लूकोज को आप इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट आपको मिलेगा क्या, अल्कोहल एंड CO2। फाइन, ओके। देन अदर जो है आपका माइक्रोब का इंपॉर्टेंट रोल इन दी व्हाट, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में माइक्रोब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, राइट, एंटी अगेंस्ट लाइफ। तो एंटी एंटीबायोटिक्स कहने का मतलब ये है कि एंटी मीन्स होता हो गया आपका ये अगेंस्ट हो गया, और बायोटिक्स कहने का मतलब लाइफ। तो लाइफ के अगेंस्ट, किसके लाइफ के अगेंस्ट, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया क्या करता है, ये ये सिंथेसिस करता है एंटीबायोटिक्स। क्यों, क्योंकि इसके आसपास जो कोई दूसरे दूसरे जो पैथोजन है, सपोज ये स्टार पैथोजन है, ये आपका इस तरह से कुछ पैथोजन है, सो दैट कि उससे ये बचा रहे अगेंस्ट लाइफ, जो आसपास के इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट के आसपास कोई जो दूसरे पैथोजन है को जो है उनसे ये बचने के लिए बेसिकली क्या करता है, ये एंटीबायोटिक सिक्रीट करता है। तो हम ह्यूमन बीइंग ने क्या कर लिया कि ये जो सिक्रीशन है इसको हमने आइसोलेट किया, देन उसको हमने प्यूरिफाई किया, उसके बाद फिर हमने उसको अपने कमर्शियल लेवल पे हमने उसको यूज किया, और उससे हम अपनी जान बचाते हैं, राइट। तो बैक्टीरिया के लिए क्या है, अगेंस्ट लाइफ है, बट हम ह्यूमन बींग्स के लिए है ये प्रो लाइफ है। क्यों, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ये जो एंटीबायोटिक्स जो है, हम ह्यूमन बींग्स ये एंटीबायोटिक्स को क्या करते हैं, हम लेते हैं। हम ह्यूमन बींग्स ने हमने इस एंटीबायोटिक्स को लिया, और हम
जो ले रहे हैं, सो दैट कि ये कोई भी पैथोजन है या फिर कोई भी बैक्टीरिया है स्पेसिफिकली, तो वो उसके अगेंस्ट वो किल हो जाए, बिकॉज वो उसके डिपेंड बहुत सारे मोड्स हैं यहाँ पे, या फिर सेल वॉल लाइसिस हुआ या फिर परफोरेशन हो गया, डिफरेंट मोड्स है जिस वजह से आपके बैक्टीरिया का या फिर माइक्रोब्स का डेथ होता है, राइट। तो ये आपके एंटीबायोटिक्स का सिंपली है कि कौन रिलीज करता है, बैक्टीरिया रिलीज करता है, किसके लिए रिलीज करता है, उसके आसपास के जितने भी आपके जो पैथोजन है माइक्रोब्स है उनको किल करने के लिए यूज करता है। तो हमने क्या कर लिया, हमने उसको आइसोलेट कर लिया और अपने फायदे के लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं। एक और ये जो अगर आप इसी से रिलेवेंट एक ये आपके सामने एक ग्राफ है, इसको एस शेप्ड कर्व ग्राफ कहते हैं, जिसमें आपको ये नंबर 1 दिख रहा है, ये 2 और ये 3। इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो फर्स्ट फेज है, दिस इज द लैग फेज, सेकंड इज द लॉग फेज एंड थर्ड इज द स्टेशनरी फेज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स किस फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ में आपका पाया जाता है, तो आंसर है कि थर्ड, दैट इज द स्टेशनरी फेज। सो स्टेशनरी फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया व्हाट एंटीबायोटिक्स इज फाउंड। तो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किस फेज में हो रहा है, स्टेशनरी फेज। ये आपके सामने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, जिसमें ये आपका लैग है, ये लॉग है और ये आपका स्टेशनरी है। और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स किस फेज में प्रोड्यूस कर रहा है, स्टेशनरी फेज में प्रोड्यूस कर रहा है। एंटीबायोटिक्स बहुत तरह के हो सकते हैं, लाइक आपका टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, बहुत बहुत तरह के हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट फंगी हैं, वो कि आपकी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है ना, माइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइट, बहुत सारे आपके एंटीबायोटिक्स हैं। अगर आपकी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की बात की जाए, तो ये एक्सीडेंटल है। और किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कैसे, इसका स्टोरी ये है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत लेट नाइट वर्क कर रहे थे अपने लैब में, एंड देन कुछ कल्चर कर रहे थे, कुछ माइक्रोब्स को कल्चर कर रहे थे, और उन्होंने मतलब लेट नाइट हो गया तो उन्होंने कल्चर को एज इट इज, मतलब प्लेट्स जो फैक्ट्री प्लेट्स हैं उनको अनवॉश छोड़ करके वो चले गए। नेक्स्ट डे जब वो आते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि एक एक ऐसा प्लेट देखा जिसमें आपको उनको कुछ एक डिफरेंट यूनिक देखने को मिला। क्या मिला, देखते हैं। एक प्लेट तो उनको बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ मिला, किसका, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस का बैक्टीरिया का, राइट। दूसरे प्लेट में भी कुछ प्लेट्स में उनको स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का ग्रोथ देखने को नॉर्मली मिला। थर्ड में क्या है, उनको एक उस पे उन्होंने एक मोल्ड या फिर फंगी कह लीजिए, कौन सा, पेनिसिलियम नोटाटम, वो ग्रो हो रहा था, बट उस प्लेट में स्टेफिलोकोकस का ग्रोथ उनको दिखा नहीं, राइट। तो ये इस बेसिस पे सिंपली उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसा है जो कि स्टेफिलोकोकस मतलब सॉरी पेनिसिलियम नोटाटम ने कुछ ऐसा रिलीज किया है, जिस वजह से उसके आसपास के मीडियम में, सराउंडिंग में स्टेफिलोकोकस ग्रो नहीं कर पाया। तो वो क्या चीज था, वो केमिकल, उसके बारे में बाद में जो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने उसकी और ज्यादा ही उस केमिकल के बारे में और ज्यादा पोटेंशियल, वो कैसे वर्क करता है उसकी, और क्या क्या ज्यादा खासियत है और कितना इफेक्टिव वर्क कर सकता है, उसके बारे में अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने बताया था। और इसी का ही बेसिकली यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 3 में ही, जिसमें उन्होंने एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है, राइट। द सोल्जर्स को प्रोटेक्शन के लिए, सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए 1945 में फ्लेमिंग और चेन और फ्लोरी को नोबेल प्राइज मिला था इस एंटीबायोटिक्स के डिस्कवरी के लिए और एंटीबायोटिक्स के फर्दर यूज और उसके पोटेंशियल को जानने के लिए, पोटेंशियल को डिस्कवर करने के लिए। ओके, तो एक बार जस्ट बहुत क्विक सा समराइज कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। एक्सीडेंटल है, किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम इंपॉर्टेंट है। ओवरनाइट सिंपली उन्होंने वॉश छोड़ के, मतलब वॉश नहीं किया था, चले गए, आए तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ प्लेट्स में आपका स्टेफिलोकोकस या स्टेफिलोकोकाई आपके क्या ग्रो कर रहे हैं, बट एक प्लेट जिसमें आप उन्होंने पेनिसिलियम नोटाटम, जो कि एक फंगी है या फिर मोल्ड है, वो उसमें ग्रो था, उसके सराउंडिंग में उनको कोई भी स्टेफिलोकोकस नहीं मिला। तो इससे उन्होंने ये कुछ कंक्लूड किया कि कोई केमिकल है जी, कोई केमिकल ये इसने सेक्रीट किया है पेनिसिलियम नोटाटम ने, इस वजह से सराउंडिंग में स्टेफिलोकोकस का ग्रो नहीं हुआ है। फाइन। तो ये आपके एंटीबायोटिक्स अभी अभी के टाइम में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, प्लेग के लिए, वूपिंग कफ के लिए जिसका दूसरा नाम है काली खांसी, या फिर पर्टोसिस, डिप्थेरिया, गलघोटू, इसके लिए भी आपके पास एंटीबायोटिक्स है, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, इसके लिए भी है, राइट। तो फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या रोल हो सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में मतलब आप माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बनाने के लिए। जैसे आपने केमिकल बनाया एंजाइम्स के फॉर्म में या फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आपने बनाए,
माइक्रोब से लिया और उनको आप कॉमर्शियली यूज कर रहे हैं। जैसे अगर एंजाइम्स की बात करें, जैसे लाइपेज, लाइपेज एंजाइम जो है आप डिटर्जेंट में यूज करते हैं, और जैसे और किस लिए यूज करते हैं, जो जितने भी दाग होते हैं, ऑयल रिलेटेड जितने भी दाग धब्बे होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए आप लाइपेज डालते हैं डिटर्जेंट में, और ये बहुत अच्छे से यूज होता है लॉन्ड्री वगैरह, लॉन्ड्री पर्पज के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है पैक्टिनेज और प्रोटीज। ये वो एंजाइम है जो कि आप टेट्रा पैक में यूज करते हैं। टेट्रा पैक कहने का मतलब ये है, ये इस तरह के जो पैक्ड जितने भी आपके जो ड्रिंक आते हैं, जूसेस वगैरह आते हैं, इनको बेसिकली पैक होने से पहले इसमें पैक्टिनेज और प्रोटीज ऐड किया जाता है। ओके, देन आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है, वो बेसिकली एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, राइट। ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस है, और ये जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर के लिए में काम आता है। क्लॉट बस्टर कहने का क्या मतलब है, जैसे ये आपका ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल्स के साइड में पेरिफेरी में आपके क्लॉट जम गया है, राइट। तो इस क्लॉट को की वजह से आपका ब्लड फ्लो हैम्पर्ड हो रहा है, लोअर हो रहा है। तो इस वजह से आपने क्या, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया कि आप स्ट्रेप्टोकाइनेज लीजिए एज अ मेडिसिन। देन आपने जब स्ट्रेप्टोकाइनेज लिया तो ये जो क्लॉट जो है ये बर्स्ट हो जाएंगे, और देन आपका जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो रिटेन हो सकता है। अगर आप ये क्लॉट की वजह से अगर आपने मतलब नहीं लिया, तो आप हार्ट अटैक, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक फंगस के थ्रू द्वारा प्रोड्यूस होता है, दैट इज द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और इस साइक्लोस्पोरिन को हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे हम लेते हैं। आपको याद होगा कि जो इम्यूनोसप्रेसिव या फिर ग्राफ्टिंग रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टी सी सेल, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। स्टैटिन्स जो कि आपके मोनास्कस परप्यूरस, जो कि एक तरह का यीस्ट है, वहां से हमें मिलता है, और ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। सो स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, और साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाह सकते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।